तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज का इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। द नाइट आफ्टर बैकलैश 2020 हो चुकी है खत्म और एक काफी डिसेंट शो आज हमें देखने को मिला। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई मंडे नाइट रॉ के ऊपर और मैं कहना चाहूंगा कि यूजुअल से तो काफी कमाल का आज शो था। कुछ चीजें अगर मैं साइड कर दूं तो डेफिनेटली आज का शो एंटरटेनिंग भी था और देखने में मुझे बहुत मजा आया। तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे गाइस। क्रिश्चियन और ऑर्टन के बीच का हमें एक मैच देखने को मिला। आखिर ऐसा क्या होगा कि क्रिश्चियन को मैच लड़ना पड़ गया और भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे गाइस और हम बात करते हैं आज मंडे नाइट रॉ के शो की। तो स्टार्ट होता है रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं बाहर। वो कहते हैं कि भले ही मैं लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं था एट रेसलमेनिया, लेकिन अब मैं बन चुका हूं द ग्रेटेस्ट रेसलर एवर, क्योंकि ये चीज मैंने प्रूव कर दी था ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच जीत के। वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एज की स्टोरी का एंड कर दिया है और अब हमें कभी भी एज देखने को मिलेंगे नहीं। और वो बेसिकली कहते हैं अगर एज यहाँ पे होते तो सिर्फ एक ही चीज उनको एज को बोलनी थी और वो थी थैंक यू, लेकिन एज यहाँ पे है नहीं और वो इंजर्ड हो चुके हैं और उनको एक टॉन ट्राइसेप की इंजरी हुई है और हमें कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं गाइस। ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि एज को एक सर्जरी की जरूरत पड़ी थी जिसकी वजह से ना जाने वो कितनी देर तक बाहर रहेंगे, अराउंड 8 मंथ्स के लिए। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है द रेटेड आर सुपरस्टार एज के लिए। लेकिन ऑर्टन यहाँ पे कहते हैं और वो जोक करते हैं कि एज अब हमें वापस देखने को मिलेंगे इन जुलाई 2029 और बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि 9 साल और लगेंगे उनको वापस आने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बात बोलते हैं बाहर आ जाते हैं क्रिश्चियन और क्रिश्चियन कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन चाहे कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि एज ने अभी क्विट नहीं करा और जैसे ही वो वापस आ सकते हैं वो वापस आएंगे और अपने करियर के पाथ पे वापस कंटिन्यू करेंगे। ऑर्टन कहते हैं तुम क्या यहाँ पे आके अपने फ्रेंड की साइड ले रहे हो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें चाहिए वन मोर मैच एज की तरह, जैसे कि वो आके वापस अपना रिटर्न चाहते थे, तुम भी वही चीज चाहते हो। तो क्रिश्चियन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और मैं अपने फ्रेंड को बस यहाँ पे आके डिफेंड कर रहा हूँ। तो ऑर्टन कहते हैं तुम इसको छोड़ो, अगर तुम्हें एक मैच चाहिए मैं तुम्हें एक मैच दे सकता हूँ और वो है एक अनसैंक्शनड मैच, क्योंकि हम जानते हैं तुम मेडिकली कंपीट नहीं कर सकते, तुम क्लियर नहीं हो। और बेसिकली यहाँ पे वो एक ऑफर देते हैं और कहते हैं कि ये आज मंडे नाइट रॉ तक ही वैलिड है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि तुम और कुछ नहीं बल्कि एक कावर्ड हो। तो यहाँ पे क्रिश्चियन के लिए एक बड़ा डिसीजन था और गाइस स्टार्टिंग जो सेगमेंट थी मंडे नाइट रॉ की काफी एंटरटेनिंग थी। उसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है केविन ओवेंस और एंजल गार्जा के बीच में। एक छोटा मैच था लेकिन इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो बीच में हमें देखने को मिले कि गार्जा और अंड्राडे जो है वो आपस में बहसने लग जाते हैं और यहाँ पे जेलिना वेगा वहां से गुस्सा होकर इन दोनों से चली जाती हैं। वो कहती हैं मैं तुमसे और नहीं बहस सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि एंड में केविन ओवेंस इस मैच को भी जीत जाते हैं और मैच के बाद वेगा आके बाहर इन दोनों को समझाती है कि भाई तुम सेम चीज के लिए लड़ रहे हो तो आखिर एक दूसरे से क्यों बहस करे जा रहे हो। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि अंड्राडे और गार्जा एक दूसरे से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है और इस स्टोरी लाइन में शायद धीरे धीरे एक और ब्रेकअप हमें टीज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एमवीपी और बॉबी लैशली। वो आ जाते हैं रिंग के अंदर और यहाँ पे बात करते हैं एमवीपी सीधी सीधी की लाना की पूरी गलती है। भाई लाना अगर नहीं आती बैकलैश में तो शायद इस समय बॉबी लैशली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होते। और वो कहते हैं लाना इतनी केयरलेस है कि बॉबी ने उनको एक डिसीजन करने के लिए कहा था कि भाई मेरे मैचेस के बीच में तुम रिंग साइड ना रहा करो और वो चीज भी जो है वो लाना नहीं कर पाई। इसके बाद वो बात करते हैं किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर अगर सच में एक फाइटिंग चैंपियन होते भाई तो बॉबी लैशली को एक रीमैच उसी समय ऑफर कर देते जिस समय मैच खत्म हुआ था। तो लाना यहाँ पे बाहर आती है और लाना कहती है कि मैंने अपना करियर छोड़कर बॉबी लैशली की केयर करी, हम इतने ज्यादा फेमस थे, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एमवीपी नहीं आए। और यहाँ पे बॉबी लैशली कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तुम हमारी प्राइवेट लाइफ शेयर कर रही थी सोशल मीडिया पे और प्रोबेबली अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम आज होती नहीं और तुम मेरी वजह से जो मेरा यूज कर रही हो उसकी वजह से आज जो तुम हो वो हो। तो यहाँ पे लाना कहती है कि अगर मुझे एक्चुअली में फेमस होना होता तो मैं किसी एक्चुअली फेमस सुपरस्टार के साथ सोती, ना कि तुम्हारे जैसे सुपरस्टार के साथ। तो ये चीज काफी बड़ी उन्होंने बोल दी। लैशली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो सीधा कहते हैं लाना आई वांट अ डाइवोर्स और बेसिकली वो वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे लाना को डाइवोर्स के लिए कह दिया बॉबी लैशली ने और इनका ब्रेकअप होने वाला है सूनर रैदर देन लेटर। और हमें गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी सेगमेंट देखने को मिली, काफी मजा आया देख के जिस तरीके से बॉबी लैशली ने यहाँ पे लाना को जवाब दिया। उसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है वाइकिंग प्रॉफिट्स का अगेंस्ट अकीरा टोजावा एंड हिज 3 निंजास। पता नहीं ये क्या नया गिमिक मिला अकीरा टोजावा को, लेकिन ये जो भी है उनको मंडे नाइट रॉ पे दे दिया गया है और इनके साथ वो एक 7 फुट लंबा जायंट है जो कि प्रोबेबली एक एनएक्सटी का सुपरस्टार है। उसका नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन वो हो सकता है। तो ये मैच में इजीली जो है वाइकिंग प्रॉफिट्स जीत गए और मैच के बाद वो बड़ा जायंट आता है रिंग के अंदर, ऐसा लगता है वो अटैक करेगा लेकिन बिग शो आ जाते हैं बाहर और ऐसा लगता है कि जब भी कुछ जरूरत हो बिग शो भाई हमेशा बैक स्टेज ही रहते हैं और आ जाते हैं, उनका म्यूजिक बजाने की देर है। बिग शो आते हैं बाहर और वो इन सारे छोटे निंजास को अटैक करते हैं और जायंट निंजा जो है वो एस्केप कर जाता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बिग शो ने सेव करा वाइकिंग प्रॉफिट्स को। उसके बाद सेथ रॉलिंस होते हैं बैक स्टेज विद चार्ली कैरूसो और यहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से रे मिस्टीरियो तो शायद नहीं आए मंडे नाइट रॉ में लेकिन डोमिनिक जरूर आ चुके हैं
और उनको पता है कि डोमिनिक आ जाने वाले हैं, तो वो कहते हैं मैं रिंग में जा रहा हूं और एक मैसेज डिलीवर करने वाला हूं डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। तो इसके बाद गाइस क्रिश्चियन हमें दिखाए जाते हैं बैक स्टेज, वो बात कर रहे हैं किसी से फोन पे और वो कहते हैं मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं अपना डिसीजन जल्दी ले लूंगा। इसके बाद गाइस फाइनली आ रहे थे सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से रे मिस्टीरियो तो एक लिविंग लेजेंड बन गए और वही सेम मौका डोमिनिक मिस्टीरियो को भी मिलने वाला है अब, क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ पे आ गए। वो कहते हैं मैंने रे मिस्टीरियो को इनवाइट जरूर करा था रॉ पे आने के लिए, लेकिन मिस्टीरियो एक कावर्ड है, इस वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं नहीं आना चाहता हूं और डोमिनिक यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं उनसे बात करने वाला हूं। रे मिस्टीरियो आ जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे और वो वॉर्न करते हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया देन आई विल एंड यू। और यहाँ पे सेथ कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो डोमिनिक के बारे में, वो एक एडल्ट है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है। और वो ऐसे अपने प्रोमो कट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे कि मैं क्यों अटैक करूंगा डोमिनिक को, और ऊपर से वो ये भी कहते हैं डोमिनिक के पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं भाई, या तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के मेरे को ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो मैं डोमिनिक को भी सैक्रिफाइस कर दूंगा जैसे कि मैंने तुम्हें किया था। तो रे मिस्टीरियो इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन गाइस हमें देखने को मिलता है कि पीछे से डोमिनिक आते हैं और डोमिनिक अटैक कर देते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को। और एक काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट मुझे लगी जिस तरीके से डोमिनिक आए पीछे से और मर्फी और जो थ्योरी हैं वो आते हैं पीछे से और वो बेसिकली बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रॉलिंस को, लेकिन डोमिनिक एस्केप कर जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये मैच हो रहा है गाइस बिल्ड, और मुझे लगता है एक टैग टीम मैच होने वाला है और ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे रे मिस्टीरियो आने वाले हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि एमवीपी बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं R-Truth और ड्रू मैकिंटायर को और वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर तुम में इतना ही दम है तो आज का जो टैग टीम मैच हमारे बीच में होने वाला है उसको एक विनर टेक्स ऑल मैच बनाते हैं, यानी कि 24/7 चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप दोनों ही ऑन द लाइन रख देनी चाहिए। और यहाँ पे जो R-Truth है वो ड्रू मैकिंटायर के बिहाफ पे फटाफट कहते हैं ओके वी एक्सेप्ट, और मैकिंटायर देख रहे हैं भाई मुझसे कौन पूछेगा, मेरा टाइटल है, ऑन द लाइन रखना है या नहीं मैं बताऊंगा ना। और R-Truth यहाँ पे जो है बेड़ा गर्क करा देते हैं बेसिकली पूरा ड्रू मैकिंटायर का। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दी आइकॉनिक्स अगेंस्ट नैटालिया एंड लिव मॉर्गन, और ये मैच बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ खास नहीं था, आइकॉनिक्स इस मैच को जीत गए और मैच के बाद वो यहाँ पे कॉल आउट करते हैं साशा बैंक्स और बेली को और कहते हैं कि अगर 1-on-1 इस टीम से वो लड़ेंगे तो डेफिनेटली टैग टीम टाइटल्स को जीत जाएंगे। उसके बाद बिग शो होते हैं बैक स्टेज क्रिश्चियन के साथ और वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन तुम्हें एग्जैक्टली नहीं बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि रैंडी ऑर्टन जिस हिसाब से आजकल मुझे दिख रहे हैं इतने वो मुझे जो बुरे हैं या फिर डेंजरस हैं एक बहुत लंबे समय से नहीं दिखे हैं, तो तुम अपने इस बारे में भी सोचना कि रैंडी ऑर्टन जानबूझ के तुम्हारे साथ कर रहे हैं ताकि तुमको वो हर्ट कर सकें, और इसी वजह से उन्होंने इस मैच को अनसैंक्शन रखने के लिए भी कहा है। उसके बाद गाइस नैटालिया होती हैं बैक स्टेज और वो कन्फ्रंट करती हैं यहाँ पे अपनी टैग टीम पार्टनर लिव मॉर्गन को। वो कहती हैं कि क्या परफॉर्मेंस दी भाई तुमने, तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए। वो कहते हैं अब मुझे समझ आया कि रूबी राइट ने तुमको डंप एक्चुअली में करा क्यों था राइट स्क्वाड से। तो लिव मॉर्गन इस बात को सुन के वहां से चली जाती है और पीछे से एकदम से लाना चलती हुई आती है और लाना भी बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है, बुरा लग रहा है उनको कि बॉबी लैशली के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और उसके बाद लैशली को अब उनसे डाइवोर्स चाहिए। तो नैटालिया कहते हैं मुझे समझ आ रहा है कि तुम एग्जैक्टली कैसा फील कर सकती हो और हो सकता है गाइस यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई नया बॉन्ड WWE बना रही है या फिर काइंड ऑफ एक टीम हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन का चैलेंज और चार्ली करूसो को वो जाके कह देते हैं कि हाँ मैं लड़ने वाला हूं आज ऑर्टन से, तो ये मैच मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसके बाद एमवीपी अप्रोच करते हैं अपोलो क्रूज को और वो कहते हैं यहाँ पे कि अपोलो मुझे पता है तुम बहुत अच्छे फाइटिंग चैंपियन हो और तुम हमेशा रेडी रहते हो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपना टाइटल वीकली बेसिस पे डिफेंड करते रहे तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी नहीं बचेगी और जल्दी तुम फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन कहलाओगे। और वो कहते हैं अगर तुम्हें मैनेज करना है अपने आप को ढंग से तो मैं बिल्कुल राइट पर्सन हूं तुम्हारे लिए, और वो कहते हैं कि तुम इस बारे में सोच के मुझे जरूर बताना। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है अपोलो क्रूज का गाइस शेल्टन बेंजामिन के साथ, जहां पे वो इजीली इस मैच को जीत जाते हैं और कुछ भी खास यहाँ पे था नहीं, और ऑब्वियसली क्योंकि अभी अपोलो क्रूज टाइटल जीते हैं तो उनको हराना ऐसे मैच में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी। उसके बाद R-Truth आते हैं बैक स्टेज और ड्रू मैकिंटायर से वो कन्फ्रंट करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऊपर बात करी अथॉरिटी वाले लोगों से और मैंने जो है फाइनली बड़ा चेंज करवा दिया, आज के टैग टीम मैच में एक टाइटल हटवा दिया है और ऐसा लगता है वो बोलेंगे WWE चैंपियनशिप, लेकिन R-Truth कहते हैं भाई अब 24/7 चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहने नहीं वाली है आज के मैच में। ड्रू मैकिंटायर देख रहे हैं लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा है भाई ये बंदा, 24/7 चैंपियनशिप हटा दी, WWE चैंपियनशिप यही है ताकि अगर R-Truth भी पिन हो जाए तब भी मैकिंटायर WWE टाइटल हार जाएंगे। तो ये बहुत फनी था पूरे समय पूरा R-Truth की जो आज हमें सेगमेंट्स देखने को मिली। तो फाइनली ये मैच होता है गाइस टैग टीम मैच मैकिंटायर एंड R-Truth अगेंस्ट MVP एंड बॉबी लैशली, और ये मैच काफी ठीक ठाक मैच था। इसमें बेसिकली स्टोरी यही थी कि R-Truth पहले आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इस मैच को और वो ऐसा लग रहा है कि कभी भी हार सकते हैं, लेकिन फाइनली वो कुछ ना कुछ करके जो है
एक हॉट टैग करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और हमें देखने को मिलता है कि मैकिंटायर एमवीपी को एक क्लेमोर लगा के इस मैच को जीत चुके हैं और अपना टाइटल भी उन्होंने रिटेन कर लिया। तो एट दी एंड सब कुछ सही रहा, यहाँ पे कोई टाइटल चेंज हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली ये जो बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन है मुझे नहीं लगता कि अभी खत्म हुई है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि साशा बैंक्स और बेली आ जाती है रिंग में और बेली हमें बताती है कि उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू बेली फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो यहाँ पे बात करती हैं आगे कि किस तरीके से वो वुमेन्स डिवीजन के इस समय टॉप पर हैं और इस हफ्ते जो है बेली पूरा अपना बर्थडे वीक सेलिब्रेट करने वाली है। पहले आज मंडे नाइट रॉ पे, वेडनेसडे पे वो करने वाले हैं अपने टाइटल डिफेंड ऑन एनएक्सटी अगेंस्ट शॉर्टजी ब्लैकहार्ट एंड टीगन नॉक्स और उसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जाके वो अपने खुद के शो पर जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे अपने बर्थडे वीक की। तो आइकॉनिक्स यहाँ पे आ जाते हैं बाहर और उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको बस एक ही चीज चाहिए यहाँ पे और वो है एक टैग टीम टाइटल मैच। तो यहाँ पे बेली और साशा कहती हैं कि अगर तुम्हें याद हो भाई तो बैकलैश में तुम हारे थे, लेकिन आइकॉनिक्स यहाँ पे कहते हैं वो एक 1-on-1 मैच था नहीं और वो एकदम से थप्पड़ लगा देते हैं यहाँ पे साशा बैंक्स को। बेली आ रहती है गुस्से में, वो कहती है भाई मेरा बर्थडे है आज, तुम कैसे मेरे साथ ये कर सकते हो। और वो कहती है अगर तुम इतना ही है ना तो वी एक्सेप्ट योर चैलेंज। तो बेसिकली लगता है कि इन दोनों के बीच में एक रीमैच होने वाला है और मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर कोई टाइटल जीतेगा अब तो मुझे लगता है वो आइकॉनिक्स होने वाले हैं। उसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है आस्का और नाया जैक्स के बीच में। मैंने कल भी रिव्यू में कहा था कि एक रीमैच होना बनता है और ये रीमैच हमें देखने को मिला और एक बार फिर से WWE ने यहाँ पे हमें एक फक फिनिश दिया काइंड ऑफ। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहले नाया जैक्स जो है वो अटैक कर देती है रेफरी को, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि मेरी समोअन ड्रॉप वाला फिनिशर लगाने के बाद भी जो है मैं इस मैच को जीत नहीं पाई हूँ, क्योंकि आस्का का पैर जो होता है वो बॉटम रोप के नीचे होता है। तो रेफरी बेल के लिए कॉल करने वाला होता है, लेकिन आस्का पीछे से रोल अप करती है और नाया जैक्स को यहाँ पे हरा देती है। तो बेसिकली नाया जैक्स का पत्ता मुझे लगता है कट हो चुका है और आस्का बन चुके हैं फिर से रॉ वुमेन्स चैंपियन। उसके बाद गाइस बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि रिक फ्लेयर कन्फ्रंट करते हैं क्रिश्चियन को और वो भी वॉर्न करते हैं उनको रैंडी ऑर्टन के बारे में, लेकिन क्रिश्चियन कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज तो मुझे करना पड़ेगा। तो फाइनली मैच होता है क्रिश्चियन और ऑर्टन का और अगर आप सोच रहे हैं एक्चुअल मैच था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बेल बजते ही रिक फ्लेयर आ जाते हैं बाहर और वो कहते हैं मैंने एज से बात करी है और एज नहीं चाहते कि ऐसे कोई भी क्रिश्चियन एक गलत स्टेप लें। क्रिश्चियन कहते हैं कि अब मैं करने वाला हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता और पीछे से गाइस हमें देखने को मिलता है कि रिक फ्लेयर एक लो ब्लो कर देते हैं ऑन क्रिश्चियन। तो बेसिकली अपने एवोल्यूशन के पार्टनर रैंडी ऑर्टन का उन्होंने साइड दी और ये काफी हील टैक्टिक था जो फ्लेयर की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करने वाले हैं। और उसके बाद गाइस ऑर्टन लगाते हैं एक पंट किक ऑन क्रिश्चियन और उनको बेसिकली यहाँ पे पिन कर देते हैं। तो एक्चुअली में कोई भी मैच नहीं था, मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि पंट किक ढंग से कनेक्ट भी नहीं करी, तो क्रिश्चियन ने कोई फॉल नहीं ली, कोई बंप नहीं ली और बेसिकली यहाँ पे वो मैच हार गया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। तो एज अब इंजर्ड हो चुके हैं, क्रिश्चियन को भी इंजर्ड कर दिया यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने। तो रैंडी ऑर्टन के लिए जो भी कहानी है वो फिलहाल के लिए पॉज हो जाएगी एज के साथ, क्योंकि एज कंपीट नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ऑर्टन एक नई फ्यूड के अंदर जाएंगे और वो कौन हो सकता है, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं। ये था आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। जैसा कि मैंने कहा शो काफी वॉचेबल था, काफी अच्छा शो मुझे लगा और डेफिनेटली ये गाइस मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा जाके देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।